हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के लेक्चर में हम लोग हमारे फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी, उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पावर के बारे में पढ़ा था और आज का लेक्चर स्टार्ट होगा विद द टॉपिक एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनर्जी बोलते किसको, एनर्जी होता क्या है। तो ध्यान से सुनना, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, कोई भी बॉडी के पास कितना कैपेसिटी है वर्क करने के लिए, उससे हम लोग एनर्जी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान के चलो आपने आज बहुत कुछ खाया है, तो अगर आप आज बहुत कुछ खाया इसका मतलब ये होगा कि आज आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा। मतलब कि आपके काम करने की क्षमता को, कि आज आप कितना काम कर सकते हो, उससे हम लोग आपके एनर्जी को डिफाइन करेंगे। राइट, अगर आप बोलोगे आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज हमसे कोई काम नहीं होगा, इसका मतलब क्या कि आपका एनर्जी बहुत ही लो है। राइट, तो काम करने की क्षमता से हम लोग किसको डिफाइन करते हैं, काम करने की क्षमता से हम लोग एनर्जी को डिफाइन करते हैं। राइट, और एनर्जी जो होता है वो वर्क के इक्विवेलेंट होता है। ध्यान से सुनना, एनर्जी जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू वर्क। एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। मतलब क्या हुआ कि आप कितना काम करोगे उससे आपका एनर्जी डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब कि एनर्जी और वर्क दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। सेम नहीं बोल रहा हूं, बट दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट बोल रहा हूं। राइट, तो अगर एग्जाम में एनर्जी को डिफाइन करने आ गया तो एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे, एनर्जी को डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क अ बॉडी कैन डू is its energy। right, amount of work a body can do is called its energy। क्लियर है? चलो अब देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा था सर, वर्क डन तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब एनर्जी भी क्या होगा, एनर्जी भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी ही होगा। क्लियर? तो दो चीज यहां से समझे कि एनर्जी का डेफिनेशन क्या है और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये दो चीज आपको याद रखना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखो, यूनिट ऑफ एनर्जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी और वर्क डन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ जो एनर्जी होगा वो वर्क के सीजीएस यूनिट के बराबर होगा। वो क्या है सर, वो है अर्ग। राइट, वो क्या है, वो है अर्ग। सिमिलरली ऐसा यूनिट ऑफ जो एनर्जी होगा दैट इज योर जूल, जो कि आपका वर्क का ऐसा यूनिट है। क्लियर? तो सिंपल, अगर वर्क का यूनिट आपको याद है तो आप एनर्जी का भी यूनिट इजीली याद रख सकते हो, दैट इज अर्ग एंड जूल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कोई भी मैकेनिकल काम करने की कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। राइट, नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी भी बोलते हैं। तो देखो, हीट के पास भी काम करने की क्षमता होती है। राइट, तो इसको हम लोग बोलेंगे हीट एनर्जी। हीट के पास जो काम करने की क्षमता होगी उसको हम लोग बोलेंगे हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी भी आपने पढ़ा होगा, साउंड एनर्जी भी पढ़ा होगा। जैसे कि मान के चलो कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उससे आपका खिड़की या दरवाजा है जहाँ पे ग्लासेस लगा हुआ है वो टूट गया, मतलब साउंड के पास भी काम करने की क्षमता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ये सारा आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में किसी एक एनर्जी का कन्वर्जन, कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का कन्वर्जन दूसरे फॉर्म में कैसे होता है और उसका एग्जांपल क्या है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना पढ़ेंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, ये आपको याद रखना है। राइट, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, सोलर, लाइट, हाइड्रो एंड विंड एनर्जी। क्लियर है? चलो, तो ये फॉर्म्स आप याद रखना। नेक्स्ट क्लास में फिर बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका इंटरचेंज कैसे होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं। तो मेनली जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गया एंड पोटेंशियल एनर्जी हो गया। एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेट ऑफ मोशन। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा कि मान के चलो कोई भी बॉडी आपका मूव कर रहा है, तो अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है इसका मतलब कि उस बॉडी के पास कुछ काम करने की क्षमता है। तो उस बॉडी के पास जो काम करने की क्षमता है उसको हम लोग बोलेंगे उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने के बावजूद उस बॉडी के पास कुछ काम करने की क्षमता होगी, उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। तो आई होप यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में क्या होता है, इसका डिफरेंट एग्जांपल्स क्या है। जैसे कि मान के चलो कि एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, स्प्रिंग आपने लिया, ये आपका स्प्रिंग रहा, इसको आप कंप्रेस कर दोगे, कंप्रेस करने के बाद स्प्रिंग कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। अब इसको छोड़ दो, तो छोड़ने के बाद स्प्रिंग क्या करेगा, खुद ब खुद अपने प्रीवियस वाले शेप में लौट आएगा। तो देखो स्प्रिंग यहाँ पे खुद से काम किया ना, ये स्प्रिंग खुद से काम किया, तो इसके पोजीशन की वजह से, इस पोजीशन की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, जिसकी वजह से उसने एक्चुअली में काम करके अपने प्रीवियस वाले स्टेट में गया, तो उस एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, ओके। तो वाटर स्टोर्ड इन ओवर टैंक ऑफ द रूफ ऑफ अ टॉल हाउस हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जैसे कि ऊपर में आपका टैंक के माने बिल्डिंग के ऊपर में पानी का टैंक होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। अगर आप टैप खोलते हो तो टैप से पानी निकल जाता है, तो ये जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ खुद ब खुद आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, क्योंकि पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, राइट। तो पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके काइनेटिक एनर्जी में चेंज होके टैप से बाहर आ रहा है। तो पानी खुद काम कर रहा है, पानी खुद काम कर रहा है क्योंकि पानी के पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी स्टोर्ड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, द वाटर इन द टैंक। क्लियर, चलो। अ कॉइल्ड स्प्रिंग इन अ वॉच हैज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि वॉच क्या होता है, वो खुद ब खुद घूमता है ना, आपका जो घड़ी है वो खुद ब खुद समय बता रहा है। तो एक्चुअली पहले वाला जो वॉचेस होता था, आजकल तो वॉचेस बैटरी पे चलता है, पहले वॉचेस ना कुछ मैकेनिकल मशीन से चलता था, तो वहाँ पे ना बहुत सारा स्प्रिंग एंड ऑल लगा हुआ रहता था। तो उसके मूवमेंट के वजह से, उसके मूवमेंट की वजह से एक्चुअली में घड़ी का कांटा मूव करता था। तो वहाँ पे कुछ कॉइल होता था, कुछ स्प्रिंग होता था, तो वो जो मूव कर रहा है, जिसके मूवमेंट की वजह से घड़ी का जो कांटा वो मूव कर रहा है, तो उस मशीन में क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, जो कि घड़ी के कांटे को मूव करवा रहा है। ठीक है, चलो लास्ट क्या है, द रबर बैंड व्हेन स्ट्रेच हैज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करते हो, छोड़ दो स्ट्रेच करके, ये खुद ब खुद अपने प्रीवियस वाले स्टेट पे लौट आएगा। तो ये खुद से अपने प्रीवियस वाले स्टेट पे जो लौट रहा है, ये क्यों लौट रहा है, क्योंकि जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने की वजह से जब आप इसको छोड़ रहे हो तो अपने प्रीवियस वाले स्टेट में आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये सारा एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सम हाइट, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अब मान के चलो कि आपके पास कोई मास है, ठीक है, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है। अब आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर काम करके इसको किसी हाइट तक लेके जा रहे हो। तो सपोज ये पॉइंट ए है, आप इसको पॉइंट बी तक लेके चले गए हो, राइट, और ये हाइट है आपका एज। तो आपने इसके ऊपर सम काम किया, आपने काम कितना किया, आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया। इसका मतलब कि जब आप इसको ऊपर लेके जा रहे होगे उस वक्त आपके द्वारा लगाया गया फोर्स होगा m इंटू जी, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट है। अगर आपको इसके ऊपर काम करना है तो ग्रेविटी जितना फोर्स लगा रहा है उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो आपने कितना फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया mg, और आपने कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया है, h मूव किया है। तो ये हो गया वर्क डन बाय यू, दिस इज द वर्क डन बाय यू ऑन बॉडी, ऑन बॉडी, राइट। तो आपने जो वर्क डन किया है, ध्यान से सुनना, आपने जो वर्क डन किया है वो बॉडी के अंदर एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, जो कितना है, जो कि है mg इंटू एच, राइट। अब इस बॉडी के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं mgh से। अब अगर आप बॉडी को छोड़ देते हो इस पोजीशन पे तो बॉडी खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। इसका मतलब बॉडी जो खुद नीचे आ रहा है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है। जब बॉडी को आप ऊपर लेके गए हो, आपको कुछ काम करना पड़ा, वो काम बॉडी के अंदर एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी इसको हम डिफाइन करते हैं एम जी इंटू एच से, मतलब कि मास इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ द बॉडी से, और यही आपका पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर होगा जिसकी वजह से बॉडी एक्चुअली में नीचे आएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कोई भी बॉडी अगर मान के चलो किसी भी हाइट पे है, जो हाइट अगर ग्राउंड के लेवल से अगर हम लोग इसको एच हाइट बता रहे हैं तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा जो कि होगा एम जी इंटू एच, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट। क्लियर है,
चलो, तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि एक मूविंग कार के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, फ्लोइंग वाटर के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, मूविंग बुलेट के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, अ स्टोन थ्रोन हैज सम काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक मूविंग कार है, कार मूव कर रहा है। अब अगर कार मूव कर रहा है तो कार जाके अगर एक दीवार से टकरा जाए तो दीवार को वो तोड़ दे। इसका मतलब एक मूविंग बॉडी के पास कुछ एनर्जी है जिससे ये दीवार को तोड़ने का काम कर रहा है। सिमिलरली एक फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर क्या करता है? रिवर का जो बांध होता है वो बांध को तोड़ देता है, बड़े बड़े वॉल्स को तोड़ देता है, बाढ़ आने पर बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग टूट जाता है। वो किसकी वजह से? वो फ्लोइंग वाटर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से हो रहा है। बुलेट बुलेट आपकी, मान के चलो आपने बुलेट से किसी बॉडी को हिट किया तो वो क्या करेगा? बॉडी को मूव करेगा। बॉडी को मूव किया मतलब उसने क्या किया? वर्क किया। मतलब कि किसी भी बॉडी के पास अगर कोई मोशन है, मतलब कुछ वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी की वजह से वो किसी बॉडी पे जो वर्क कर रहा है, राइट, वो जो वर्क है जितना उसके पास एनर्जी होगा उतना वो वर्क डन करेगा। सो किसी बॉडी के मोशन की वजह से, किसी बॉडी के पास वेलोसिटी होने की वजह से उसके पास कुछ एनर्जी होगा जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर? चलो, ये सारा एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आपको याद रखना है। तो मान के चलो कि कोई भी कार है, इसका फॉर्मूला भी हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने लास्ट में फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी कि mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी विच इज एट सम हाइट h। अब हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो मान के चलो कोई भी एक ट्रक है, इसका मास हम लोग मान लेते हैं कि ट्रक का मास है, मास ऑफ ट्रक इक्वल टू m, राइट, और ये ट्रक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ट्रक के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? दैट विल बी हाफ इनटू m इनटू v स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द ट्रक एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, जिस वेलोसिटी से ये ट्रक मूव कर रहा है। तो कोई भी बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो उसके मास पे और उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग मोमेंटम को डिफाइन कर लेते हैं। मान के चलो साइक्लिस्ट है, इसका वेलोसिटी v है, इसका मास हम लोग m मान लेते हैं। मास m इस पूरे सिस्टम का होगा, ठीक है। मास m इस साइक्लिस्ट का प्लस साइकिल का मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो इस पूरे सिस्टम का मास m है, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी को हमने डिफाइन किया है हाफ m v स्क्वायर से, राइट। अब मोमेंटम क्या होगा? ध्यान सुनना, कोई भी बॉडी है जिसका वेलोसिटी v है, इसका मास m है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम को हम एक्चुअली p से डिनोट करते हैं, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा इसका मास इनटू द वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है? तो मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। तो अगर मैं m इंटू वी कर रहा हूं सो दैट विल गिव यू द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं कि मोमेंटम में, और सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मोमेंटम का यूनिट क्या होता है। देखो मास का यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट होगा सर केजी। वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। अगर मैं सीजीएस के बारे में बात करूं सो दैट विल बी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो मोमेंटम का फॉर्मूला है m इंटू वी, मोमेंटम का यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इन सीजीएस एंड केजी मीटर पर सेकेंड इन एसआई। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली रिलेशन क्या होता है मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का। मान के चलो आपके पास कोई ट्रक है जिसका मास अगेन m है, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। उसी जगह पे अगर मैं इसके मोमेंटम के बारे में बोलूं सो दैट विल बी p इक्वल टू m इंटू वी। सही है? अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई करता हूं और मास से डिवाइड भी कर देता हूं, मतलब कि यहाँ पे मैं m बाई m कर देता हूं। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन में? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि m बाई m मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे इक्वेशन से मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देना, ये हो गया आपके पास 1/2, ये m के साथ इस m को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। अब देखो यहाँ पे ये m इंटू वी क्या है? ये m इंटू वी सर मोमेंटम है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 m इंटू वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। ये m स्क्वायर v स्क्वायर को मैंने लिख दिया m v का होल स्क्वायर। आगे ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी को अभी तक हमने लिख दिया है
अभी तक हमने लिख दिया है हाफ इंटू एम वी का होल स्क्वायर बाई एम से, सो के इक्वल टू 1/2, एम वी को मैं लिख दे रहा हूँ पी, सो दिस विल बी पी स्क्वायर बाई एम। मैंने सिंपली यहाँ पे एम वी को पी लिख दिया क्योंकि पी इज द मोमेंटम। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन हो गया, पी के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, और यू कैन राइट कि पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू के, और p equal to root over of 2 into m into k, right? So this is the formula for the moment of momentum in terms of kinetic energy. तो ये हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। सिंपल सा रिलेशन क्या है, k होता है हमारे पास p स्क्वायर बाई 2m, या फिर p हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2mk। कोई भी बॉडी अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके पास मोमेंटम भी होगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, ठीक है। अब लोग कुछ प्लॉट्स पढ़ेंगे। प्लॉट्स किसका पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का प्लॉट पढ़ते पहले हम लोग, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम लोग बॉडी के वेलोसिटी को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, बॉडी का वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और इसका प्लॉट कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई, ये हो गया मास, और ये हो गया आपका मास और काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसा प्लॉट क्यों हुआ, और यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन क्यों दिया, क्योंकि कोई भी पार्टिकल का मास कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर जीरो पॉसिबल नहीं है मतलब कि ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, या कुछ वैल्यू से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखना फिर से, अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लेता हूं तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, राइट। सिमिलरली हम लोग काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का भी प्लॉट बना सकते हैं। अगर हम लोग मास को कांस्टेंट अज्यूम कर ले, तो मास अगर कांस्टेंट हो गया, मास अगर कांस्टेंट हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, मतलब ये सारा टर्म आपका कांस्टेंट हो गया, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और वी का प्लॉट बनाता हूँ, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया वी। तो ये प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा, ये आपको याद रखना है कि अगर ये काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो प्लॉट का नेचर कुछ पैराबोलिक नेचर का होता है। इस प्लॉट को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आपका वेलोसिटी का प्लॉट हो गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे मोमेंटम और वेलोसिटी एंड मोमेंटम हम मास का भी प्लॉट बना सकते हैं। सो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। सो P वर्सेस M का प्लॉट कैसा होगा, P वर्सेस M मतलब कि मोमेंटम वर्सेस मास का प्लॉट। तो ये अपने मास ले लो, ये मोमेंटम ले लो, अगेन मास जीरो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये हो जाएगा मोमेंटम और मास का प्लॉट, लेकिन कब, जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। सिमिलरली मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का प्लॉट कैसा होगा, ध्यान से देखना, मोमेंटम और वेलोसिटी का प्लॉट भी आपका सेम नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मोमेंटम जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। सिमिलरली मोमेंटम आपका वेलोसिटी के कांस्टेंट है अगर आपका मास कांस्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका मोमेंटम, ये हो गया आपका वेलोसिटी, और ये हो जाएगा आपका मोमेंटम और वेलोसिटी का प्लॉट। क्लियर? ये देखो जीरो से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू जीरो पॉसिबल है, लेकिन मास का वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है। कोई पार्टिकल है मतलब कुछ ना कुछ उसका मास होगा ही। तो ये हमने प्लॉट्स पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास से अगेन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और आगे पढ़ेंगे कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है। उसके बाद फिर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।